बहुत सारे फैक्टर्स है मेडिकली, मगर हम एज ए देख रहे हैं ये उसकी कैपेबिलिटी कम हो रही है देखने की, ठीक है। तो जनरल लोकलाइज इल्यूमिनेशन, दिस टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन consists of ceiling sources distributed according to illumination characteristics of the equipment, illumination needs of each worker. This type of illumination is used for those space or works areas that require high level illumination. मतलब ये जो हमने अब जो इल्यूमिनेशन सिस्टम पढ़े ना, पहले जनरल यूनिफॉर्म पढ़े, फिर लोकल इल्यूमिनेशन सिस्टम पढ़ा, फिर दोनों का डिफरेंस इसमें आ गया, फिर ये जो है अब है जनरल लोकलाइज। पहले था जनरल जो आपके पास यूनिफॉर्म, ये है जनरल लोकलाइज। इसमें छत के ऊपर जो है ना लटका दी जाती हैं जो लैंप्स वगैरह, और इसमें जहाँ पे हाई रोशनी चाहिए होती है ना, वहां पर आपके पास रोशनी मिलती है। क्लियर? वे देखने से आइडिया हो जाता है। जी ओके, अभी तक कोई क्वेश्चन हो या पूछना हो या बताना हो? नहीं सर। ओके गुड। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइट्स। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंट सिंपल चीजें, डिफरेंट लाइटिंग सिस्टम हमने देख लिए। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लैंप्स। हालांकि पहले हम पढ़कर आए जो लास्ट लेक्चर में, मगर इसको हम थोड़ा स्पेसिफिक और ज्यादा डिटेल में इसके विद प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं कि क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके वर्किंग। हमने लाइटनिंग सिस्टम में पढ़ा थे इनकंडेंस बल्ब, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये पढ़े हुए हैं। मतलब इनकंडेंस बल्ब होता है एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, इससे भी दोनों से एक जो लाइटनिंग जनरेट की जाती है यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरा बाय डेवलपिंग द आर्क बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ये आपको याद है कि ये तो बल्ब है नॉर्मली, जो लाल वाला बल्ब अभी भी आपने देखा होगा, जो ना उसमें अंदर कभी देखेंगे स्प्रिंग की तरह वो लगा होता है, जो फिलामेंट होता है, इसका नाम भी अच्छा है, किसका होता है, एक स्पेसिफिक मटेरियल उसका होता है। अच्छा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मैंने आपको दिखाई दी चीजें, और बाय डेवलपिंग आर्क बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ये तो याद ही होगा, मैंने वीडियोस दिखाई थी आपको कि किस तरीके से वो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हो रहा था दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान। उसमें भी दो टाइप्स के थे, एक कार्बन का इलेक्ट्रोड टाइप था, एक दूसरा टाइप था, याद है? यस सर। ठीक है। और दूसरा केमिकल इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, मतलब जो केमिकली और जो इलेक्ट्रो से जो ल्यूमिनेंस होती हैं वो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अभी इनका हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में चीजें। इनकंडेंस क्या है? इज इमिशन ऑफ लाइट बाय अ सॉलिड दैट हैज बीन हीटेड until it glows or radiates light. इनकंडेंस बल्ब किसको कहते हैं? मतलब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ये ऐसे ही है जिस तरह नॉर्मली हम जो करते हैं ना, जो पेपर वगैरह या दूसरी चीजें नॉर्मली जलाते हैं तो उससे रोशनी जनरेट होती है, उससे रोशनी भी जनरेट होती है और हीट भी होती है, दोनों काम होते हैं। जिस तरह शम्मा है, हम शम्मा जलाते हैं तो उससे रोशनी भी आती है और उससे हीट भी जनरेट होती है। आज जिस तरह आप घर में जो कभी लकड़ी वगैरह जलाई चलिए हो, सर। कोयला वगैरह सर जलाया हो जैसे जी। यस सर, उससे भी जी सर, लकड़ी वगैरह से, या सर जैसे मतलब लैंप्स नहीं होते सर, जैसे लालटेन वगैरह हाँ ये जो हम जलाते बिल्कुल। हैं। अब ये इनका में क्या है कि इनको आप इतना हीटअप करते हैं, जलाते हैं कि उससे रोशनी इमिट होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली, अब इलेक्ट्रिकली तो हम जलाते नहीं, इलेक्ट्रिकली क्या करते हैं, चीजें हीटअप कर सकते हैं। तो क्योंकि रेजिस्टेंस वगैरह की वजह से सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं कि जब आपकी रेजिस्टेंस हाई होती है तो फिर जहाँ से उससे इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो वो हीटअप होना शुरू हो जाता है, और फिर जब हीटअप इतना ज्यादा शुरू हो जाए कि उससे फिर रोशनी शुरू हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकंडेंस। आई बात समझ में? और इस वजह से जो उस बल्ब का नाम है ना वो इनकंडेंस है, क्योंकि वो ऐसे ही काम करता है। उसमें जो फिलामेंट लगा होता है ना, इसके अक्रॉस जब पोटेंशियल जाता है 220, तो उससे करंट गुजरता है, तो उसमें इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उसकी कि उस रेजिस्टेंस की वजह से वो हीटअप हो जाता है। जब हीटअप हो जाता है तो उस हीटअप के बाद वो रोशनी जो है ना लाइट इमिट करता है। बात समझ में आई? जो नॉर्मली पुराने बल्ब यस है, सर। और उसकी यही वजह है कि वो इसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं है। मतलब वो जितना इलेक्ट्रिक पावर लेते हैं
उतनी रोशनी क्रिएट नहीं करते, क्योंकि अच्छी खासी हीट जो एनर्जी है ना उनकी वो वैसे ही हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और उसमें अक्सर नोट भी किया होगा, उससे हीट भी निकलती, मतलब फील होती है, बाकायदा एक वार्म उसमें फील होती है। और जब बल्ब काफी देर तक चला हुआ हो तो उसको आप हाथ लगाओ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना बल्ब गर्म है, ऐसे अगर आपने कभी नोट किया हो। ठीक है, यस सर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकंडेंस प्रोसेस को। और वही चीजें नीचे लिखी हुई हैं और थोड़ा सा मैथमेटिकली चीजें की हुई हैं। इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए थिन टंगस्टन, हाँ वही मसला है, मुझे बात याद नहीं आ रहा था। उसका नाम था टंगस्टन वायर, मतलब वो जो फिलामेंट अंदर उसमें जो होता है वो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन एक मटेरियल है, मतलब उसकी भी रेजिस्टेंस हाई है। और ये ऐसा है कि जब इसको हीट अप हो जाता है तो ये लाइट इमिट करता है। अच्छा, अब इसके पीछे पूरी फिजिक्स है, हम जो बेसिक उसको अभी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट passes through a thin tungsten wire, raising its temperature until it radiates light। आई बात समझ में? उससे जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो वो जो आपके पास हीटअप हो जाता है, और हीटअप होने से टेम्परेचर राइज होता है, और टेम्परेचर राइज इतना जब इतना ज्यादा हो जाता है कि वो लाइट इमिट करता है। तो इनकंडेंस लेंस कंसिस्ट ऑफ ए फाइन वायर ऑफ हाई रेजिस्टिव मटेरियल प्लेस इन एन इवेक्यूटेड ग्लास बल्ब। ठीक है, जिस तरह वो जो है आपके पास जो बल्ब होते हैं हमारे पास लाल वाले नॉर्मली, तो उसमें जो टंगस्टन की हाई रेजिस्टेंस की वायर होती है, उससे जब करंट गुजरता है बहुत रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से वो करंट गुजरने से उसमें हीट जनरेट हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर राइज होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है तो वो लाइट इमिट करता है। ठीक है, तो ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल। दिस टाइप ऑफ लेंस आर ऑपरेटेड एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री 2500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये जब बड़ी लेवल के हों, और जो वो होते हैं ना क्या कहते हैं, मैं आपको बड़े भी इसके आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर रेंज ये है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300। Incandescent lamps can also be used as an effective heating devices, मतलब print ड्राइंग, फूड वार्मिंग। मतलब ये जो टेक्निक है इससे हीट इतनी जनरेट होती है कि इसको एज ए हीटिंग डिवाइस के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। बल्कि मैंने तो लोकली होते हुए देखा भी है। अगर आप लोगों ने भी कभी देखा हो कि जो कुछ ना बेकरी बेकरी वाले, हाँ नॉर्मली बेकरी वाले, जो बेकरी वाले या ये जो आपके पास पराठे बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उनके पास जो शीशे में ना पके हुए पहले पराठे या बेकरी की जो चीजें होती हैं, पैटीज वगैरह इस तरह की चीजें जो होती हैं जो गरम मतलब अच्छी लगती हैं, तो उनको वो रखी होती हैं उसमें शोकेस टाइप की चीजें में, और उसके अंदर एक लाल बल्ब जल रहा होता है बिल्कुल उनके ऊपर। कभी देखा है? जी सर। लोकली कराची में भी मैंने पर्सनली देखा है। तो उनको वो क्या कर रहे हैं, वो उस बल्ब को ऐसे रोशनी के तौर पे नहीं कर रहे हैं, वो अंदर वो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हीट के उससे जो लिए। बल्ब से इतनी अच्छी खासी मतलब इतनी रिक्वायरमेंट जरूर उनकी एनर्जी निकल रही होती है और हीट निकल रही होती है, जो उनको एक लेवल जितनी लेवल तक चाहिए ना वो मिल जाती है। और उस फायदा क्या होता है, आपके पास वो साफ सुथरा कंट्रोलेबल हीट है। मतलब आप कहीं शमा वमा जला देंगे या कोई और चीज करेंगे तो एक तो वो इतनी ज्यादा कंट्रोलेबल नहीं है। ये इलेक्ट्रिक जो हीट या लाइटनिंग है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि कंट्रोलेबल है, एब्सोल्यूट कंट्रोलेबल। आपको चाहिए हीट या वो आपके पास रोशनी, बल्ब ऑन किया आ गए, अगर नहीं चाहिए बंद कर दिया तो चले गए। तो इस हवाले से आपके पास ये कंट्रोल्ड है। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, यहाँ पर वही अगेन वही चीजें सारी ये गिलास है, ये गैस फिलिंग है। ठीक है, ये टंगस्टन का फिलामेंट है जो अक्सर होता है उसमें। सपोर्ट वायर्स होती हैं जो करंट कैरी करने के लिए, डिमिट वायर्स, एग्जॉस्ट ट्यूब, स्टेम, फ्यूज। मतलब इसकी थोड़ी बहुत और भी अपनी साइंस है कि किस तरीके से चीजें लगे चलते हैं। वन ऑफ द ओल्ड मगर
बहुत जमाने तक इसने अपना राज किया। सो अभी भी एब्सोल्युटली खत्म नहीं हुआ, मगर ऑलमोस्ट हो गया, फिर स्पेसिफिक एप्लीकेशन में यूज होता है। इसका सर टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, यानी कि मतलब ये लाइट ज्यादा है, यानी कि वो एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। हाँ, बिजली ये तभी तो इमिट हो, क्योंकि पावर ज्यादा ये खींचते हैं। जी सर। वो जो सर सेवर होते हैं उनमें मतलब उनके मुकाबले में ये ज्यादा है, उसकी जो है वो कम हाँ, उसके एब्जॉर्ब होती है मुकाबले लाइट। में काफी ज्यादा है, मगर उस जमाने में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल, उसके बाद डेवलप हुई है बाकी टेक्नोलॉजी जो उसमें भी काम हुआ है। ये भी एक बड़ी जी सर। फील्ड है, मतलब रिसर्च है, ऐसे नहीं है कि बस हो गया, हम तो बस जस्ट यूज कर रहे हैं, मगर हर चीज का अपना वो है। अब जिस तरह हम देख रहे होते हैं अजीबोगरीब लाइटनिंग के हवाले में बात करूं, तो दुबई वगैरह में वो अक्सर उनकी एक बिल्डिंग पे कभी किस मुल्क का झंडा लगाया होता है, कभी किस मुल्क का फ्लैग लगाया होता है। वो क्या सारा लाइटनिंग इफेक्ट से ही तो वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें लाइटिंग कंट्रोल, ये वो सब चीजें जो है ना, अगेन जो इन फील्ड में इंटरेस्टेड होता है वो करता है। ठीक है, अब इनकैंडेंस बल्ब में ये सारी चीजें हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऑपरेट करता है, उसके बाद मतलब उसमें रोशनी आती है। इनरगेट सप्रेस टंगस्टन evaporation and lessen the envelope blackening। मतलब ये है कि ये जो टंगस्टन है ना, अब इसमें जब करंट गुजरता है इतना हाई, जब हमें नॉर्मली हमें पता है कि किसी भी चीज को हीट अप करो तो वो इवेपोरेट करती है, मतलब वो उसमें से कुछ ना कुछ चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस टंगस्टन में से भी कुछ चीजें ऐसी निकल रही हैं जो कि उसको, जो बल्ब है उसको, जो आगे स्क्रीन है इसका गिलास है, उसको जो क्या कहते हैं कि ब्लैक कर देती हैं। तो इससे बचने के लिए फिर इनर्ट गैस को यूज किया जाता है, वो इवेपोरेशन को सप्रेस कर देता है, और इससे बल्ब जो है ना ब्लैक नहीं होता। आई बात समझ में? ये सर। और अच्छा, लीड वायर कैरी द करंट टू द फिलामेंट, ऑब्वियसली बात है, फिलामेंट को तो करंट चाहिए, तो वो यहाँ से यहाँ तक जो करंट पहुंचाने का काम करता है वो लीड वायर करता है। एग्जॉस्ट ट्यूब क्या होते हैं? एयर इज एग्जॉस्टेड out of an inert gas are introduced into the bulb through this tube during the manufacture. A mixture of nitrogen and argon is used in most lamps 40 watt and above. Gas slows down the evaporation of the filament. अच्छा, ये एग्जॉस्ट ट्यूब भी होता है, वो किस लिए यूज होता है कि एयर को बाहर निकाल कर जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ना, तो उस टाइम एयर को बाहर निकाल कर, और जो इनर्ट गैस जो है उसको बल्ब में अंदर समझोगे कंप्रेस करके अंदर उसमें प्लेस करने के लिए, तो वो आपके पास यूज होता है एग्जॉस्ट ट्यूब्स। आई बात क्लियर हुई? जी सर। और इनर्ट गैस का फायदा क्या है कि वो जो इवापोरेशन है ऑफ टंगस्टन का वो स्लो डाउन कर देता है। अच्छा, और वैसे भी हमें ये हमने ये चीज नोट की होगी आपने, ये बल्ब ना अक्सर जो है जो जल्दी खराब हो जाते थे, इसके बरक्स जो एनर्जी सेवर थे इनकी ऑन एवरेज जो है ना लाइफ वो ज्यादा है। ये आपने मेरे ख्याल में नोट किया हो शायद। जी जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल फॉर फिलामेंट, मतलब वो जो हीटिंग एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। एक तो टंगस्टन है, उसकी प्रॉपर्टीज उनसे मिलती हैं, अब वो हैं क्या, वो अभी हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब प्रॉपर्टी से पहले हाई मेल्टिंग पॉइंट सो दैट इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड एट हाई, इट कैन बी ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर। अब इसका मतलब है फॉर सपोज कि मतलब अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जाके वो जो जब इतना हीटअप होता है उसके बाद जाके रोशनी इमिट होती है, अगर हमें जो वो ऐसा मटेरियल चाहिए जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के से अबोव भी टेम्परेचर उस पे आए ना, तो वो मेल्ट ना हो। अगर वो मेल्ट हो जाएंगे तो फिर हमें लाइट मिलेगी नहीं, वो मतलब जैसे हम बल्ब ऑन करेंगे
करंट गुजरेगा, अभी रोशनी निकलेगी नहीं तो उससे पहले ही वो बल्ब जो है वो जो मेल्ट हो जाएगा वो फिलामेंट। जिस तरह नॉर्मली उसमें होता है ना, जो फ्यूजेस इसके उलट होते हैं। फ्यूजेस में क्या होता है कि आपके पास करंट गुजर रहा होता है और जैसे ही थोड़े खास टेम्परेचर से करंट मतलब थोड़ा ज्यादा करंट गुजरता है तो टेम्परेचर रेज हो जाता है, और स्पेसिफिक टेम्परेचर जो लो मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल होता है ना, जैसे ही उससे करंट गुजरता है वो मेल्ट हो जाता है, तो वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। वहां पे एज ए सेफ्टी के पर्पज के लिए हमें वो अच्छा काम दे रहे हैं। यहाँ पर एज ए रोशनी के तौर पे हमें वो काम नहीं देगा जो वहां पे हमने फ्यूज में चीज लगाई हुई है। यहाँ पर फिर हमें ऐसी चाहिए जिसका हाई टेम्परेचर हो, मेल्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट वो होती है जहाँ पे मटेरियल जो है ना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे शम्मा को आप हल्की सी आग लगाते हैं मतलब माचिस से, वो जो है आपके पास मेल्ट हो जाती है। उसके बरक्स आप किसी लोहे को या इनको ना, वो इतना नॉर्मल टेम्परेचर पे तो कुछ भी नहीं होता, उनको सिर्फ हीटअप गर्म होते हैं। उनको जो हीटअप करने के लिए बहुत बड़ा टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि स्टील मिल्स वगैरह में बॉयलर्स वगैरह होते हैं जिसमें उनको मेल्ट करते हैं। आई बात समझ में? दूसरा, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सो दैट इट प्रोड्यूस मोर हीट, मतलब ऐसा हो जिसकी एक तो हीटिंग मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो पहली बात, दूसरा उसकी जो रेजिस्टेंस हाई हो। क्यों? रेजिस्टेंस हाई होने से ही उसमें से जो हीट जनरेट होगी, क्योंकि वहां पे तो हमें हीट जनरेट करवानी है ना, तो रेजिस्टेंस हाई होना उस मटेरियल के लिए लाजमी है। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट सो दैट द फिलामेंट रेजिस्टेंस may not change at operating temperature। ये बात समझ में आई? ये लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको इससे क्या समझ में आया? लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट सर यानी कि असल में क्या होता सर है? यानी कि जो लो टेम्परेचर होगा तो सर उसमें उसकी जो रेजिस्टेंस सर उसकी जो रेजिस्टेंस होगी फिलामेंट की वो यानी कि कम हो जाएगी, मतलब चेंज नहीं होगी सर, क्योंकि टेम्परेचर सर ज्यादा होता है इसलिए। नहीं, ये बात समझ नहीं है इसकी आपने जो कहा। यानी कि लो टेम्परेचर से होता है मतलब एक फिलामेंट जहाँ सर जो है मतलब रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस होती है तो उस वजह से सर वो चेंज नहीं होती, उसकी वजह से नहीं, ये असल चेंज नहीं होगी, और सर वो में टेम्परेचर जो है क्योंकि कोएफिशिएंट का नहीं टेम्परेचर नहीं सर उसका होता है नहीं ज्यादा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये रेजिस्टेंस से मुंसलिक है कि एक मटेरियल होते हैं ना, जिनको मिसाल लो एक मटेरियल है, उसकी रेजिस्टेंस है अभी फॉर सपोज 10 किलो, और जैसे इसको हीट अप किया तो वो रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गई 1 किलो। अब बढ़िया फॉर सपोज वो जैसे जैसे टेम्परेचर हमने उसका बढ़ाया उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ही कम हो गई। तो वो जो कितने टेम्परेचर पे कितनी रेजिस्टेंस कम होती है, इसको हम मेजर करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट से। अगर लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा ना, इसका मतलब ये है कि आप बेशक 100 से लेके 1000 टेम्परेचर करें ना, तो उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी। अगर हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे आपके पास जो मतलब थोड़ा भी आपने उसमें चेंज किया टेम्परेचर, तो उसकी रेजिस्टेंस एकदम डाउन हो जाएगी। तो ऐसा फिलामेंट मिसाल लो एक फिलामेंट उसकी रेजिस्टेंस भी अच्छी है, मेल्टिंग पॉइंट भी है, मगर पता चले उसको जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया और उसका टेम्परेचर जारी बात रेजिस्टेंस की वजह से हाई होना शुरू हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस की वजह से हाई होना शुरू हुआ तो उसकी फिर दोबारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस गिर जाएगी, तो वो एक कंसिस्टेंटली अपनी हीट वो है ना लाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। उसका ये होगा कि जैसे ही आप उसको करंट देंगे तो करंट के बाद वो आपका बल्ब जला थोड़ी देर के लिए, फिर ऐसा ऐसा डाउन हो जाएगा और बल्ब गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। तो ऐसा हो जिसकी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट सो दैट फिलामेंट रेजिस्टेंस में नॉट चेंज, मतलब ऐसा कोएफिशिएंट लो होगा ना तो टेम्परेचर से उससे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ये हमने फार्मूले में आगे फार्मूले भी हैं, आगे तो नहीं बल्कि मेरे ख्याल में ये आपने पढ़े होंगे, रोज इक्वल फिजिक्स वगैरह में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट इंटर में मुझे जहाँ तक याद आता है तो उसमें हमने ये पढ़ते थे, जिसमें एक्से होता था ना कि कोई चीज एक्सपेंड होती है या इस तरह की चीजें हैं, तो उसमें पढ़ा था। अच्छा, लो वेपर प्रेशर।
ठीक है, ऐसा मटेरियल हो जिसको लो वेपर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर आने के बाद वो वेपराइज ना हो जाए, ऐसा ना हमने टेम्परेचर दिया सारी चीजें वेपराइज हो जाती, वो है ना खत्म हो जाती है चीज, उड़ जाती है। जिस तरह कौन सी हम देखते हैं कौन सी चीज ऐसे वेपराइज हो जाती है, आपको ध्यान में आ रही है कोई ऐसी चीज? मुझे अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, चलो इसको देखते हैं आगे। मतलब ऐसी चीज जिस तरह कोई चीज जो वेपराइज, पानी होता है वो जब उबालो तब भी वेपराइज हो जाता है, मतलब उड़ना शुरू हो जाता है, ऐसे ही ना खास टेम्परेचर के पास वो फिर वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो इस तरीके से ऐसा जो मटेरियल हो जो फिलामेंट के लिए, जिसमें आपके पास लो वेपर प्रेशर हो, हाई ड्यूटाइल, अब इसका ये सो इट में विथस्टैंड मैकेनिकल वाइब्रेशन। अब इसका फायदा क्या है, वो ये है कि आपके पास जो जैसे ही क्योंकि वाइब्रेशन वगैरह चीजें लगती हैं फिजिकली, तो वहां पे कब अक्सर वाइब्रेशन वगैरह या कहीं हिल जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो उसमें आपके पास उनकी वाइब्रेशन वगैरह को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, मतलब ऐसी चीज हो जिसको हम किसी शेप में भी कन्वर्ट कर लें और अपने शेप के हिसाब से कर लें, उससे उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो। आई बात समझ में? जिस तरह एक लोहे को हम स्प्रिंग बना देते हैं फिर भी उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होती। आई होप कि समझ में आ गई होगी बात। यस सर। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा एक है, एक तो इनकंडेंस बल्ब, दूसरा टंगस्टन halogen lamp. They are similar to incandescent lamp and produce light in the same manner from a tungsten filament. However, the bulb contains small amount of halogen gas, which is active in controlling tungsten evaporation. Most halogen lamps have an improved life over incandescent equivalents, and the filament is at a higher temperature, creating more light and whiter light. Tungsten halogen lamp have become popular where small size and high performance are the main requirement. अब इसको ये क्या है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो इनकंडेंस बल्ब अभी हम डिस्कस करके आए ना, ये इस तरीके का, और इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है, वो इसमें एक छोटा सा अमाउंट है हेलोजन गैस का भी है, ब्रोमीन और आयोडीन इस तरह की, ठीक है, ये डिफरेंट हेलोजन गैसेस के। तो इसका फायदा ये होता है कि ये जो है टंगस्टन के इवेपोरेशन को कंट्रोल ज्यादा करता है, बेहतर करता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इससे ऑन एवरेज आपके पास जो लाइफ है इसकी इनकंडेंस बल्ब से ज्यादा होती है, क्योंकि जो इनकंडेंस बल्ब में इवेपोरेशन की वजह से फिलामेंट जल्दी डाई आउट हो जाता है। तो अब इवेपोरेशन, क्योंकि ये जो गैस है इवेपोरेशन को कंट्रोल ज्यादा करती है बनस्पत इनर्ट गैस के, तो इस वजह से ये जो है आपके पास इसके इवेपोरेशन कम होती है और ये बल्ब की लाइफ ज्यादा होती है। और दूसरा, इस गैस की वजह से इवेपोरेशन जब आपके पास कम होती है तो ये ज्यादा टेम्परेचर पे चला जाता है, मतलब 2500 से 3000, और 3000 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर जाता है तो और भी रोशनी ज्यादा जनरेट होती है और व्हाइट कलर की होती है। तो ये जो है ना रोशनी ज्यादा जनरेट कर लेता है और इसकी रोशनी भी व्हाइट होती है, व्हाइट टाइप की कलर की। और जहां पर आपके पास छोटे बल्ब चाहिए हो और हाई परफॉर्मेंस चाहिए मगर लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए हो, तो वहां पर इस तरह के बल्ब यूज किए जाते हैं। थे, अभी तो खैर दूसरे आ गए, मगर ये पहले जमाने में, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो है हमें काम आते रहते हैं। बात क्लियर हो गई? अच्छा, गुड। तो ये था, इससे हमने लाइटनिंग के सेक्शन को जो कवर किया। अब जो है अगेन लाइटनिंग वाले सेक्शन के बाद हमारा जो लाइटनिंग का ही कंटिन्यू है, बल्ब को कंडेंस उसको कंप्लीट किया। कुछ दूसरे बल्ब में जैसे रॉड्स वगैरह जो आजकल के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, थोड़ा उनको भी स्टडी कर लें, पुराने तो हमने स्टडी कर लिए हैं।
जी जुबैर और इसमें तो अभी जो हमारे पास जो इन टॉपिक्स को मैं सोच रहा हूँ कवर कंप्लीट कर दें आज, फिर उसके बाद हमारा जो एक दो लास्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम जो है एग्जाम्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कल या परसों, ठीक है। सो जो भी क्यूरीज हो मेरे साथ डिस्कस जरूर कीजिएगा, मैं आपको इम्पोर्टेंट भी हाईलाइट करवा दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको ज्यादा फोकस रखें उस पर। तो एग्जाम से हवाले से, बाकी स्टडी लर्निंग के हवाले से आप लेक्चर्स वैसे अवेलेबल होंगे आपके पास हर वक्त। तो बशीर सही है जी मेरी सर ठीक। ओके गुड। सो ठीक है, ये लास्ट लेक्चर, ये अभी तो हम यही पढ़ रहे थे। तो लाइटिंग स्कीम्स हमने 3 पढ़ी। अब देखो ये चीजें सवाल इसमें से अभी 2-3 बन सकते हैं आराम से। व्हाट इज गिलियर, लिस्ट डाउन द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द गिलियर, ठीक है। मैं ये भी कहूँ राइट डाउन द लाइटनिंग सिस्टम, डिफरेंट स्कीम्स ऑफ लाइटनिंग सिस्टम, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अब इस तरीके से ये भी हो सकता है write list down the different types of electrical lights and describe the incandescent bulbs working principle। तो यही लिखना है जो अभी मैंने डिस्कस किया है कि किस टंगस्टन वगैरह होता है, ये होता है, इसके कितना टेम्परेचर है, जो हमने डिस्कस किया है। मेरे ख्याल में आपको वैसे ही याद हो गया होगा। बात क्लियर है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस होंगे, कुछ थ्योरी के भी दूंगा, कुछ में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स पे होंगे, दोनों का मिक्सचर होगा। ऑब्वियस ही बात है, आप लोगों पे मैं जो पढ़ाया उनमें से चीजें होंगी, कोई एक्स्ट्रा नहीं होंगी, मगर अगेन मेहनत आप लोगों को ज्यादा करनी होगी। फ्लोरेसेंट lamp or fluorescent tube is a low pressure mercury vapor gas discharge lamp that uses fluorescent to produce visible light। fluorescent क्या है, fluorescent यूज करता है जो उसको यूज करता है लाइट इमिट करने के लिए, ये जो नॉर्मल हमारे रॉड टाइप की चीजें जो होती हैं। अच्छा, फ्लोरेसेंस इज द इमिशन ऑफ लाइट बाय द सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फ्लोरेसेंस क्या करता है कि ये लाइट को इमिट करता है जब उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट जब वो एब्जॉर्ब करते हैं ना उसके आयन, तो वो मतलब बिजली जिसको हम कहें एब्जॉर्ब की आयन ने, तो उसके बाद वो फिर इमिट करना शुरू कर देते हैं रोशनी। ऐसा मटेरियल, ऐसा सब्सटेंस है। बात क्लियर हुई। जी सर। ठीक है। अब जब जब इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके बाद वो इमिट करता है लाइट को। ये ऐसे ही कह रहा हूँ, एक आपने चीज देखी होगी मटेरियल, शायद बचपन में अभी भी कभी प्रैक्टिस कर रहे हो। एक वॉचेज आती थी जिसमें स्क्रीन इस तरह की होती थी कि जब उसमें ना थोड़ी देर के लिए उसमें वो उस पे रोशनी ऊपर रखो थोड़ी देर के लिए उसके, तो और वो रोशनी फिर हटा दो तो वो काफी मतलब देर तक ना वो रोशन रोशन रहता था। देखा है कब। ये सर वो आती थी, पहले आती थी वो चीज। ठीक है, तो इस तरह के पहले उस टाइम में होती थी। तो वो क्या, वो भी एक ऐसा सब्सटेंस था जो लाइट को ही एब्जॉर्ब कर रहा था और लाइट को ही इमिट कर रहा था, मतलब इस तरह का उसके प्रिंसिपल। ये जो फ्लोरेसेंस है ये भी इस तरह के बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करता था, फिर उसको एज ए लाइट फॉर्म में इमिट करता था, और इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए लाइट बल्ब वगैरह बना दिए गए। अच्छा, टिपिकल ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरेसेंस लाइट इज 50 to 100 lumens per watt, several times the efficiency of incandescent bulb with comparable light output but less than that of the typical LED bulb। अब इसमें ये क्या होता था, जो इनकैंडेंस बल्ब थे उसके कंपैरिजन में ये जो बल्ब रॉड्स होती थी ये बेहतर एफिशिएंसी में होती थी, मतलब ये लाइट एब्जॉर्ब करके बिजली और उसको इमिट करती थी, तो इसकी ओवरऑल जो एफिशिएंसी थी ना वो ज्यादा थी। मतलब यूं मैं कहूं कि अगर एक बिजली का वाट एक रॉड जो है आपका यूज करती है, फॉर सपोज ये आपकी एक रॉड है, इसको भी मैंने 1 वाट दिया, इसको भी टंगस्टन का बल्ब था, इसको भी मैंने 1 वाट दिया, ठीक है। अब ये दोनों बिजली इक्वल एब्जॉर्ब की दोनों ने, मतलब कंज्यूम की, मगर इसमें से जो रॉड में से जो हमारे फ्लोरेसेंट वाले बल्ब में से यहाँ रॉड में से चीज निकलेगी, रोशनी निकलेगी,
सपोज करें कि ये जो है 100 होगी, 100 ल्यूमेंस, क्योंकि हम रोशनी जो मेयर कर रहे होते हैं वो ल्यूमेंस से कर रहे होते हैं ना, और ये जो है होगी इसके कंपैरिजन में 60 to 70 या 50 to 60। आई बात समझ में? तो इसके कंपैरिजन में, टंगस्टन के कंपैरिजन में ये रॉड्स बड़ी ज्यादा जो है आपकी इफिशिएंट थी, और यही वजह थी जो लोगों के घरों में फिर जो है ना, हम जब अपने होश में आए तो हमने दोनों चीजें मिक्स देखी, और यूजुअली लोग ना रॉड को ही प्रेफर करते थे, कहते हैं कि इससे बिजली का बिल कम आता है और ये जो है आपके पास कम जो बिजली खर्चा है, मतलब उस टाइम ये चीज होती है। अच्छा, अब ये हो गया, अब मॉडर्न दौर में एलईडी बल्ब आ गए हैं, जो कि वो हम मेरे ख्याल में आप लोगों के घरों में यूज हो रहे होंगे, ठीक, जो तो उसकी इफिशिएंसी और भी ज्यादा है, मतलब वो 1 वाट पे वो जो आपके पास फ्लोरोसेंट बल्ब लाइट से भी ज्यादा रोशनी जनरेट करता है। ठीक है, बात क्लियर आ गई समझ में? यस सर। प्रिंसिपल ऑपरेशन मतलब इसका मेन मैकेनिज्म की फिजिक्स क्या है पीछे, तो उसको देखते हैं। फ्लोरोसेंट लेंस वर्क बाय आयोनाइजिंग द मर्क्यूरी वेपर्स इन ए ग्लास ट्यूब, क्योंकि राड किस तरीके से होती थी, राड इस तरह से कुछ होती थी ना, उसमें अंदर गैस होती थी, ठीक है, जो मर्क्यूरी के वेपर्स होते थे उनको आयोनाइज कर देते, क्योंकि लाइट तो आयोनाइज कर देते, तो बिजली से वो आयोनाइज हो जाते थे उसके गिलास ट्यूब के अंदर, मतलब फ्लोरोसेंट लैंप्स है वो आयोनाइज कर देते थे मर्क्यूरी के वेपर्स, क्योंकि मर्क्यूरी के वेपर्स होते हैं गिलास ट्यूब के अंदर। दिस causes electrons in the gas to emit photons in ultraviolet frequencies। जब वो इमिट करते थे जो आपके पास वेपर्स जो थे गिलास ट्यूब के अंदर, जो मर्क्यूरी के वेपर्स थे, वो जब बिजली को एब्जॉर्ब करते थे तो आयन्स में कन्वर्ट हो जाते थे, आयंस के बाद जब आयंस बन जाते थे तो फिर वो रोशनी इमिट करते थे अल्ट्रावायलेट रेंज में, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट लाइट इज ए कन्वर्टेड इनटू ए स्टैंडर्ड विजिबल लाइट यूजिंग ए phosphorus coating on the inside of the tube। और उसकी जो अल्ट्रावायलेट जो जनरेट करते थे होती थी, इमिट होती थी, उसको कन्वर्ट कैसे किया गया था उसमें जो व्हाइट लाइट में यूजिंग दी जो उसके में फास्फर कोटिंग जो ग्लास ट्यूब के अंदर जो थी उसमें एक वाइट वाइट सी जो कोटिंग हुई होती है, जो फास्फोर की कोटिंग की जाती थी, तो वो जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो कन्वर्ट हो जाती थी आपके पास नॉर्मल विजिबल लाइट में। बात समझ में आई या नहीं? नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजन। ओके, ये देखो, ये क्या करता है, मुझे पहली लाइन पढ़ो। तो ये क्या कहता है, ए फ्लोरेसेंट लैंप और ट्यूब इज ए लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर गैस डिस्चार्ज लैंप दैट यूजेस फ्लोरेसेंट टू प्रोड्यूस विजिबल। एक्चुअली में क्या होता है, इसमें अंदर मर्क्यूरी वेपर गैस होती है, डिस्चार्ज मतलब होती है, ठीक है। अब ये गैसेस की डिफरेंस आए ना, वो मर्क्यूरी वेपर गैस जो है वो स्पेशली उन्होंने बनाई होगी केमिकली प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, वो लो प्रेशर की होती है अंदर। अब वो क्या होता है, जो हम रॉड देखते थे ना नॉर्मली, मैं इसको दिखा दूं शायद यहाँ पे, एक मिनट में दिखा देता हूँ लोगों को, शायद समझ में आ जाए ज्यादा। ओके, अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको ना ओके, ये हमारी मीटिंग जो है ना, ये टाइम शायद एंड हो जाएगा, फिर मैं दोबारा लिंक भेजूंगा।
अच्छा ये देखें, ये चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देख रहे हैं, ये फिनोमेना हो रहा था। अब समझ में आई बात नहीं? जी सर। यूं सही। होता था, मतलब ये ट्यूब था ना, इसमें अंदर गैस होती थी, वो मर्क्यूरी की, समझो कि गैस से फिल्ड है। ये गिलास ट्यूब है जो हम नॉर्मली हम देखते थे अक्सर, वो जल जाता था, हम उसको निकाल के नया लगा देते थे रॉड, अभी भी शायद लोग यूज करते होंगे वो। तो उसमें क्या होता था कि ये जो है आपके पास ये गैस है, इसमें क्योंकि यहाँ पे बिजली के कनेक्शन लगे होते थे साइडों से, तो यहाँ से गैस आपके पास इन दो रॉड में होते थे। अब जब भी जैसे ही बिजली ऑन करते थे तो ये जो है ना, इस इन कनेक्शन के थ्रू ये जो इस गैस अंदर है, ये एब्जॉर्ब कर लेती थी लाइट और आयंस में कन्वर्ट हो जाती थी ये गैस। जब ये आयंस में कन्वर्ट हो जाती थी, जो पॉजिटिव होने के तो आयंस बनते थे ना, जो मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, इस तरह आयंस में जब कन्वर्ट हो जाते थे, तो उसमें उसके बाद वो आयंस के बाद वो अल्ट्रावायलेट ना रेडिएट करती थी एनर्जी। तो उस अल्ट्रावायलेट को क्या करते थे, ये ग्लास जो ट्यूब है ना, इसको फास्फोरस की जो ना व्हाइट कोटिंग की जाती थी। तो उसमें से जब गुजरते ही थी वो व्हाइट लाइट, वो अल्ट्रावायलेट लाइट, वो जो अल्ट्रावायलेट है ना, वो कन्वर्ट हो जाती थी विजुअल लाइट में, और हमें एक जो नजर आती थी यहाँ पर रॉड नजर आती थी। ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल, और यही चीज यहाँ पर बताई हुई है, देख रहे हैं यहाँ पे, वही चीज सेम यहाँ पे दी हुई है। Fluorescent lamp fixtures are more costly than incandescent lamp because they require blast to regulate the current through the lamp, but the lower energy cost typically offsets the higher initial cost. अच्छा, अब इसमें क्या होता था, हम जब एनर्जी देते थे तो इनिशियली जो आपके पास जो, अब यहाँ पे हर चीज नजर आ रही होंगी आपको ना यकीनन, ये आपके पास आर्गन गैस इसमें अंदर है, ये मर्क्यूरी के वेपर्स हैं, ठीक है, और ये आपके पास स्टार्टर जो हम नहीं होता था। अब ये स्टार्टर का काम क्या होता था कि वो हाई करंट जो इनिशियल इसको चाहिए होता था ना, वो प्रोवाइड करता था। और ये जो फास्फोरस कोटिंग हुई थी साइडों में, ये देख रहे हैं, और ये साइडों में, और ये हमारे पिन जिसके थ्रू वो बिजली वगैरह सर्कुलेट होती थी। आई बात समझ में? एसी जी ऑन सर। किया, यहाँ से बिजली गई, और यहाँ से आपके पास जो है वो, जब आयोनाइज में ये वेपराइज आयन में कन्वर्ट होती थी, तो फिर ये गैस जो है इमिट करती थी अल्ट्रावायलेट, और ये अल्ट्रावायलेट जो है जब इससे गुजरती थी फास्फोरस से, तो फिर ये आपके पास एक वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती थी। अच्छा, ये तो हो गया पूरा फिनोमेना आपका, क्या कहते हैं कि इसका फ्लोरेसेंट लैंप्स के हवाले से, ठीक है। और ये पूरा भी यही सेम चीजें यहाँ पे डिस्कस की हुई अभी हमने की। दूसरे जो आजकल बड़े चल रहे हैं वो है कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, CFL। The compact fluorescent lamps are most popular than incandescent bulb because of their low power consumption, low running cost, longer life, smooth applied, low maintenance। मतलब जो नॉर्मली बल्ब जो हैं, ये जो है आजकल आए हुए हैं, ये इसमें तो बहुत सारे फायदे हैं ना, लाइट भी बहुत ज्यादा सस्ते हैं, पावर कम यूज करते हैं, स्मूथ लाइट ऐसी है कि ऑन करो एक जैसी लाइट आती थी। वरना जो आपने याद होगा जो रॉड होती थी, वो अक्सर ना ब्लिंक करती रहती थी, अगर थोड़ा उसका स्टार्टर खराब हो गया ये वो, तो अक्सर ना ब्लिंकिंग होती रहती थी, याद है अगर कभी देखी हुई हो, या इवन हमारी यूनिवर्सिटी में भी हैं, लगी हुई हैं काफी जगहों पे, तो कभी कभी उनमें मसले आते हैं। The principle of operation in HCFL remains the same as the other fluorescent। इन सब में यही मेन प्रिंसिपल यही है, बाकी चीजें हर चीज सेम सेम है। आई बात समझ में? मगर इसको थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना एडवांस करके गैसेस वगैरह के हवाले से चीजें बेहतर उसके फॉर्म में करके लेके आए हैं। बात क्लियर है? असल में मैं इसको ना थोड़ा सा कोई यस कर सर। रहा हूँ, वरना मैं इनके और एनिमेशन वगैरह देखूँ, मगर हमें ना टॉपिक्स भी कवर करने हैं। इसी तरीके से हमारे पास यस। एक बल्ब है नियॉन लैंप्स, फिर उसके बाद एलईडी बल्ब हैं। नियॉन लैंप्स में क्या होता है, नियॉन लैंप्स कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब्स और बल्ब दैट कंटेन नियॉन एंड अदर गैसेस।
Neon lights are a type of cold cathode gas discharge light. ठीक है, a neon tube is a sealed glass with tube metal cathode at each field. ये इस तरह के होते थे, इसमें अंदर नियॉन आपके पास एज जो होते थे गैस होते थे, मतलब नियॉन जो है ना एज ए मेन इसका एलिमेंट है। तो ये हो गया नियॉन का। अच्छा मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ अभी। फिर एलईडी का तो आपको पता ही होगा, ये जो है एलईडी जो है लाइट इमिटिंग डायोड है, उसमें इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्योंकि ये सेमीकंडक्टर के थ्रू रन करते हैं, जो डिप्लेशन रीजन वगैरह सारा सिस्टम इसका होता है। एंड एलईडी बल्ब इज ए लाइट इमिटिंग डायोड प्रोडक्ट व्हिच assembled into a lamp are a LED bulb for use in lighting fixture. LED lamps have a lifespan of electrical efficiency which are several times greater than the incandescent and significantly more than efficient than most fluorescent lamp. मतलब एलईडी ओवरऑल उसकी लाइफ भी ज्यादा है, मतलब एज ए बल्ब उसकी लाइफ भी ज्यादा और बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। एलईडी चिप्स नीड्स कंट्रोल्ड डीसी करंट, electric power and appropriate circuit as an LED driver to operate is required to convert the alternating current from the power supply to the regulated voltage current. मतलब LED डीसी पे चलते हैं तो एक इनके साथ ना प्रॉपर तरीके से एसी टू डीसी कन्वर्टर भी सर्किट चाहिए होता है। जो आजकल एलईडी बल्ब आते हैं उसको खोल दिया जाए तो वो आपके पास एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं। आए बात समझ में अंदर, फिर जाके आपके एलईडी को सप्लाई होता है। LEDs are adversely affected by higher temperatures, so LED lamps typically include heat dissipation elements such as heat sinks. अच्छा LEDs का इशू ये है कि LEDs जो है ये इफेक्टेड हो जाती हैं टेम्परेचर से, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है ना, तो सेमीकंडक्टर्स का वर्किंग से वो उसको इम्पैक्ट पड़ता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है तो उससे वो इम्पैक्ट पड़ता है उसकी परफॉर्मेंस पे। तो इस वजह से जो आपके पास इसके LEDs में जो हीटिंग के मैकेनिज्म को हीट को इमिट करवाने के लिए सिस्टम होता है, मतलब हीट सिंक्स वगैरह के ये होते हैं। ये तो देखा हुआ होगा यकीनन आपने, कभी खोला एलईडी जी बल्ब? जी सर। ठीक है, तो इसमें हीट सिंक्स भी लगे हुए हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर है यार, जो जैसे ही टेम्परेचर आता है तो थर्मल ट्रांसफर पेड, मतलब ये क्या करता है, ये जो पेड आपको नजर आ रहा है ना, ये एलईडी की हीट को आपस में यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब करता है और ये इसको ट्रांसफर करता है आगे और यहाँ से फिर इमिट हो जाता है। तो ये इस तरीके से इसको कूल रखा जाता है क्योंकि इससे वरना इसकी परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, the LED's output of a single LED is less than that of the incandescent and compact fluorescent. In most application multiple LEDs are used. असल में मसला ये कि एज ए सिंगल यूनिट एलईडी को देखा जाए तो उसकी रोशनी इतनी ज्यादा नहीं है, मगर इसको कैसे यूज किया जाता है, इसको कंबाइनली बहुत सारे एक साथ एरे ऑफ एलईडीज बना दिया जाता है और यूज किया जाता है। मोस्ट एलईडीज डू नॉट इमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शंस एंड देयर डायरेक्शनल कैरेक्टर्स अफेक्ट द डिजाइन ऑफ लैंप्स। नेचुरल डोम structure for a wider dispersion angle is therefore used with most LED lamps. अच्छा, यूजुअली एलईडी की लाइट जो ऐसी ना ओमनी डायरेक्शनल नहीं है, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शनल है, मतलब उससे ज्यादा जो नॉर्मली रोशनी से डायरेक्ट उसके एक्सपेक्टेड डायरेक्शनल है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर भी एक वाइड डोम लगा दिया जाता है। तो उससे दो फायदे हो जाते हैं, एक तो उसकी रोशनी चारों तरफ को कवर कर लेती है, क्यों इमिट हो जाती है, और बाकी इसके साथ साथ उसके जो आपके इम्पैक्ट होते हैं ग्लेयर वगैरह के वो भी आपको कम कर सकते हैं, क्योंकि वरना इम्पैक्ट जो है ना ग्लेयर ज्यादा होता है इसमें एलईडी में। आर्क लैंप हम पढ़कर आए हैं पहले, ये दो इलेक्ट्रोड के दरमियान जब हाई वोल्टेज आता है तो क्योंकि करंट फ्लो करने की कोशिश करता है तो वो गुजरता है और उससे एक आर्क जनरेट होता है और उस वजह से उस आर्क से रोशनी आती है। तो आर्क जो है ना, जियोन आर्क लैंप भी है, कार्बन आर्क लैंप भी है, ये डिफरेंट टाइप्स के आर्क लैंप्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं। तो आपको नाम पता होने चाहिए क्या क्या है, ठीक है, ये वही चीज हैं, तकरीबन चीजें डिस्कस की हुई हैं। When two electrodes carrying current are separated through a small distance, an arc is struck through them. जैसे ये इसका मैंने एग्जांपल आपको दिया था, जैसे हमारा स्विच है वो इलेक्ट्रिकल स्विच था, इलेक्ट्रिक स्विच को जब आप ओपन करते हैं तो करंट है ना अपने आप को कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है,